आज के दौर में हम सब होंडा कंपनी से वाकिफ हैं। होंडा कंपनी जो मोटरसाइकिल्स, कार्स और रोबोट्स वगैरह बनाती है। ये कंपनी हर मिनट में 2 से 3 करोड़ रुपए कमाती है। ये कंपनी एक ऐसे लड़के ने शुरू की थी जिसने अपना बचपना झोंपड़ियों में गुजारा था। एक ऐसा बच्चा जिसे खुद तो बचपन में एक साइकिल भी नसीब ना हुई, उसने एक ऐसी कंपनी बना दी जो आज हर किस्म के ऑटोमोबाइल्स को बनाती है। ये कहानी शुरू होती है 1906 में। जापान के एक छोटे से टाउन में एक बच्चा सोइचिरो होंडा पैदा होता है। सोइचिरो होंडा के फादर एक लोहार थे और उनकी मदर सिलाई का काम करती थी। इन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी, इतनी ज्यादा खराब कि वो सोइचिरो होंडा के 5 बहन भाइयों को बेसिक मेडिकल केयर भी ना दे सके और उन्हें बचपन में ही खो बैठे। सोइचिरो होंडा के पेरेंट्स की ये विश थी कि उनका बेटा अच्छी तालीम हासिल करके उन्हें इस गुर्बत से निकालेगा, लेकिन उन्हें ये विश पूरी होती नजर नहीं आ रही थी क्योंकि सोइचिरो होंडा पढ़ाई में बहुत ज्यादा वीक था। लेकिन सोइचिरो होंडा के पेरेंट्स को ये मालूम नहीं था कि उनका यही बेटा एक दिन दुनिया के अमीर तरीन लोगों में से एक होगा। सोइचिरो होंडा बचपन में अपने दादा के साथ एक राइस मिल में जाया करता था। इस मिल के अंदर एक मोटर मशीन मौजूद थी जो कि पेट्रोल से चलती थी। सोइचिरो होंडा इस मशीन को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता था और इसी मशीन को देख देख कर सोइचिरो होंडा के अंदर मोटर्स और मशीन्स के लिए पैशन पैदा हुआ। 11 साल की उम्र में सोइचिरो होंडा के साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने उसकी लाइफ बदल दी। सोइचिरो होंडा ने लाइफ में पहली दफा एक कार देखी। इस कार को देखते ही वो बिना कुछ सोचे इस कार के पीछे भागने लगा और यही वो दिन था जब सोइचिरो होंडा ने सोचा कि वो भी एक कार बनाएगा। साल 1922 सोइचिरो होंडा ने अखबार में एक ऐड देखा। टोक्यो शहर में आर्ट शोकाई नाम के एक गैराज में कुछ वर्कर्स की जरूरत थी और यही जॉब तो सोइचिरो के लिए एक ड्रीम जॉब थी। सोइचिरो होंडा ने बिना कुछ सोचे इस जॉब पर अप्लाई कर दिया और लकीली वो इस जॉब के लिए हायर भी हो गया। सोइचिरो ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए सिर्फ 14 साल की उम्र में वो टोक्यो शहर चला गया। सोइचिरो बहुत खुश था, वो फाइनली उस चीज पर काम करने वाला था जिसका उसे शौक था। जब सोइचिरो वहाँ काम करने गया तो गैराज के मालिक ने सोइचिरो को साफ सफाई और अपने बेटे को संभालने के काम पर लगा दिया। कई महीने गुजर गए लेकिन सोइचिरो ने किसी कार को हाथ तक न लगाया। इसके बाद 1923 में जापान में एक अर्थक्वेक आया। इस अर्थक्वेक को द ग्रेट कांटो अर्थक्वेक का नाम दिया गया है। ये अर्थक्वेक सोइचिरो के लिए एक ब्लेसिंग बन के आया। इस अर्थक्वेक से आर्ट शोकाई में काम करने वाले ज्यादातर मैकेनिक्स के घर गिर गए और वो अपने घरों को दोबारा से तामीर करने के लिए वापस चले गए। इस वक्त गैराज में सिर्फ सोइचिरो होंडा और एक और मैकेनिक बचा था, इसलिए आर्ट शोकाई के मालिक को सोइचिरो होंडा को भी कार रिपेयरिंग में लाना पड़ा। यही वो वक्त था जब सोइचिरो होंडा ने कार रिपेयरिंग स्टार्ट की। कार रिपेयर करने के बाद सोइचिरो होंडा उसे टेस्ट करने के लिए ड्राइव भी किया करता था। सोइचिरो कार रिपेयरिंग बहुत दिल लगा के करता था। गैराज के ऑनर को उसका ये काम बहुत पसंद आया, इसीलिए बहुत जल्द सोइचिरो होंडा की प्रमोशन हो गई। इस वक्त जापान में कार रेसिंग एक बहुत बड़ा खेल समझा जाता था, इसीलिए आर्ट शोकाई गैराज के मालिक ने सोइचिरो को एक स्पोर्ट्स कार बनाने का टास्क दिया। सोइचिरो ने मुख्तलिफ कार्स को मिलाकर एक स्पोर्ट्स कार बनाई जिसका नाम कर्टिस रखा गया और 1924 की जापानीज मोटर कार चैंपियनशिप में इस कार ने हिस्सा लिया और फर्स्ट आई। ये रेस जीतने के बाद सोइचिरो होंडा की लाइफ बदल गई। 1928 में आर्ट शोकाई के मालिक ने सोइचिरो के टाउन हमामात्सु में एक ब्रांच खोलने का फैसला किया और पार्टनरशिप बेस पर सोइचिरो होंडा को इस गैराज का इंचार्ज बना दिया। शुरुआत में तो सोइचिरो होंडा की ये शॉप ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सोइचिरो होंडा का काम देखकर लोग दूर दूर से अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए सोइचिरो के पास आने लगे। देखते ही देखते सोइचिरो होंडा ने अपने पास तकरीबन 50 वर्कर्स रख लिए। अगले चंद सालों में सोइचिरो की ये शॉप बहुत तेजी से ग्रो हुई।
सिर्फ 4 साल बाद सोइचिरो होंडा हर महीने 1000 येन का प्रॉफिट कमा रहा था। इस दौरान सोइचिरो ने ना सिर्फ रेसिंग कार को असेंबल करना शुरू कर दिया बल्कि खुद भी रेसिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। इस वक्त सोइचिरो होंडा अपना फ्यूचर मोटर स्पोर्ट्स में देख रहे थे। तो इस दौरान सोइचिरो होंडा ने ऑटोमोबाइल पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का फैसला किया। सोइचिरो होंडा ने पिस्टन रिंग्स को मैन्युफैक्चर करने का फैसला किया। पिस्टन रिंग्स कार में इस्तेमाल होने वाले इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं। सोइचिरो होंडा ने गैराज की जिम्मेदारी अपने एम्प्लॉयज को दे दी और 1937 में उन्होंने एक कंपनी शुरू की जिसका नाम टोकाई सेकाई रखा गया। सोइचिरो होंडा ने इस कंपनी में काफी हैवी मशीन्स रखी और 50 एम्प्लॉयज को भी हायर किया। लेकिन एक मसला था, सोइचिरो होंडा को पिस्टन रिंग्स बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स ने उसे ये काम करने से मना किया। लेकिन सोइचिरो होंडा का ये कहना था कि वो जिस चीज को एक दफा देख ले वो उसे बना सकता है। इसके बाद सोइचिरो होंडा ने कंपनी में अपने एम्प्लॉयज के साथ दिन रात काम करना शुरू कर दिया। काफी महीने गुजर गए और सोइचिरो की सारी सेविंग खत्म हो गई, यहाँ तक कि उसे अपने घर का सामान भी बेचना पड़ा। तो इस वक्त सोइचिरो होंडा को रियलाइज हुआ कि उसके पास रिंग पिस्टन बनाने के लिए पूरा नॉलेज नहीं है। तो सोइचिरो होंडा ने 31 साल की उम्र में नॉलेज हासिल करने के लिए मेटलर्जी पढ़ना शुरू की। यहाँ से नॉलेज हासिल करने के बाद नवंबर 1937 में सोइचिरो होंडा ने एक एक्सेप्टेबल पिस्टन रिंग बना लिया। अगले 2 सालों में सोइचिरो होंडा बड़ी बड़ी कार कंपनीज को अपने रिंग पिस्टन बेच रहा था। 1940 तक सोइचिरो होंडा ने एक मैसिव प्लांट बना लिया और उनका बिजनेस तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन इसी दौरान सोइचिरो होंडा की सक्सेस को एक बड़ा धचका पहुंचता है। ये वो वक्त था जब अमेरिका और जापान के दरमियान वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। इस वॉर के दौरान अमेरिकन फाइटर जेट्स ने बॉम्बिंग की और सोइचिरो होंडा के प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। वॉर खत्म होने के बाद सोइचिरो अभी अपने नुकसान को रिकवर कर ही रहा था कि उस जगह पर जहां सोइचिरो होंडा का प्लांट था अर्थक्वेक आ जाता है और सोइचिरो होंडा का प्लांट मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। सोइचिरो होंडा एक दफा फिर से जीरो पर आ चुका था। सोइचिरो ने अपने बचे कुचे एसेट्स 4.5 लाख येन में बेच दिए। सोइचिरो ने कुछ वक्त के लिए काम से ब्रेक ले लिया। कुछ अरसे बाद सोइचिरो को जापानीज आर्मी का एक जनरेटर मिला। ये जनरेटर आर्मी अपने वायरलेस रेडियोस को चलाने के लिए इस्तेमाल करती थी। सोइचिरो होंडा ने जब इस जनरेटर को ऑब्जर्व किया तो उसके जहन में एक आइडिया आया। ये वो वक्त था जब ज्यादातर लोग साइकिल चलाया करते थे। तो सोइचिरो होंडा ने इसी साइकिल को मोटराइज करने का फैसला किया। इस काम के लिए सोइचिरो होंडा ने 1946 को होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बुनियाद रखी। सोइचिरो होंडा ने जनरेटर में मौजूद इंजन को साइकिल में फिट करके एक मोटरसाइकिल बना दी। ये मोटरसाइकिल काफी अफोर्डेबल थी, लेकिन फिर भी 2 प्रॉब्लम्स का सामना सोइचिरो होंडा को था। पहला तो ये कि सोइचिरो होंडा के पास ऐसे इंजन सिर्फ 500 मौजूद थे और दूसरा ये कि वॉर की वजह से फ्यूल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोइचिरो होंडा ने एक अपना इंजन बनाया। इस इंजन की खास बात ये थी कि इसे चलाने के लिए 100% फ्यूल की जरूरत नहीं थी। पाइन ट्री की रूट से बनने वाले रेजिन और फ्यूल को मिक्स करके जो फ्यूल बनता था ये मोटरसाइकिल उससे भी चल जाती थी। इसीलिए सोइचिरो होंडा की ये मोटरसाइकिल हाथों हाथ बिकी। इस सक्सेस को देखने के बाद सोइचिरो होंडा ने एक प्रॉपर बाइक बनाने का सोचा और उसी वक्त सोइचिरो होंडा ने होंडा मोटर्स की बुनियाद रखी। और सिर्फ 1 साल बाद 1949 में सोइचिरो होंडा ने अपनी पहली बाइक बना ली। इस बाइक का नाम ड्रीम रखा गया। लेकिन बदकिस्मती से सोइचिरो होंडा की ये बाइक फ्लॉप हो जाती है। इस बाइक का डिजाइन और स्पीड काफी अच्छी थी, लेकिन ये काफी हैवी और एक्सपेंसिव बाइक थी, इसलिए कोई कॉमन शख्स इस बाइक को खरीद नहीं सकता था। सोइचिरो होंडा ने ये नोटिस किया कि एक पावरफुल बाइक बनाने के लिए हैवी इंजन का इस्तेमाल करना पड़ता था, जिसकी वजह से बाइक भी हैवी हो जाती थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
1952 में सोइचिरो होंडा ने कब नाम का एक नया इंजन डिजाइन किया। ये इंजन एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और इसके बाद 1958 में सोइचिरो होंडा ने सुपर कब के नाम से एक और बाइक इंट्रोड्यूस करवाई। ये बाइक काफी अफोर्डेबल और लाइट थी। मार्केट में आते ही इस बाइक ने सारे कॉम्पिटिटर्स को पीछे छोड़ दिया। 1960s तक होंडा कंपनी जापान में सबसे बड़ी कंपनी के तौर पर सामने आई। इसके बाद होंडा ने अपनी बाइक्स को आउट ऑफ कंट्री एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद सोइचिरो होंडा ने उस वक्त की सबसे बड़ी मार्केट अमेरिका की तरफ रुख किया और 1968 तक सोइचिरो होंडा ने अमेरिका में तकरीबन 10 लाख बाइक्स बेच दी और 1973 तक वहां का 43% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया। होंडा कंपनी एक के बाद एक इम्प्रूव मॉडल लॉन्च करती जा रही थी और 1960s में ही होंडा दुनिया का सबसे बड़ा मोटरसाइकिल ब्रांड बन चुका था। लेकिन सोइचिरो होंडा का बचपन का ख्वाब अभी तक अधूरा था और वो ख्वाब कार मैन्युफैक्चरिंग था। 1960s में जापान में टोयोटा, निसान और सुजुकी जैसी कार कंपनीज ऑलरेडी रूल कर रही थी। तो ऐसे में अपना एक कार ब्रांड लॉन्च करना एक बहुत मुश्किल टास्क था। सोइचिरो होंडा के रिलेटिव्स ने उसे कार मैन्युफैक्चरिंग करने से काफी रोका, लेकिन सोइचिरो होंडा हार मानने वालों में से नहीं था। सोइचिरो होंडा ने पैसों की एक बहुत बड़ी अमाउंट और काफी टाइम खर्च करके 1963 में अपना पहला 4 व्हीलर लॉन्च किया। ये कोई कार नहीं थी बल्कि एक T360 नाम का पिकअप ट्रक था। लेकिन ये ट्रक ज्यादा बिका नहीं और फ्लॉप रहा। तो ऐसे कार्स में भी सोइचिरो होंडा की शुरुआत ज्यादा अच्छी नहीं हुई, लेकिन हमेशा की तरह सोइचिरो होंडा ने हार ना मानी। तो सोइचिरो होंडा ने कॉमन जापानीज फैमिली के लिए एक कार लॉन्च की। इस कार का नाम होंडा N360 था। ये काफी अफोर्डेबल कार थी। एक कॉमन इंसान भी इस कार को खरीद सकता था। ये कार अपने कॉम्पिटिटर से तकरीबन 25% सस्ती थी। लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहा था, जिसकी वजह से फ्यूल बहुत एक्सपेंसिव था और पॉल्यूशन की वजह से भी ऑटोमोबाइल कंपनीज पर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। तो सोइचिरो होंडा ने अपनी कार के इंजन्स को बेटर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। अगले कुछ सालों में सोइचिरो होंडा ने कंपाउंड वोर्टेक्स कंट्रोल कंबस्शन इंजन बनाया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में CVCC इंजन कहते हैं। ये इंजन पॉल्यूशन भी कम पैदा करता था और फ्यूल का यूज भी कम करता था। इसके बाद 1975 में होंडा कंपनी ने इसी इंजन के साथ होंडा सिविक को लॉन्च किया। इस होंडा सिविक को काफी शोहरत मिली और इस कार ने अमेरिकन कार मार्केट को हिला कर रख दिया। आगे चल के होंडा सिविक उस वक्त की सबसे मशहूर कार बन गई और होंडा सिविक के नए मॉडल आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। इस सक्सेस के बाद सोइचिरो होंडा ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। होंडा कंपनी ने होंडा अकॉर्ड, होंडा सिटी और ऐसे कई और मॉडल्स लॉन्च किए और दुनिया की एक बड़ी कंपनी बन के सामने आए।